नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के बारे में, या इसे इंडी गठबंधन भी कहा जा सकता है क्योंकि इंडिया का आखिरी शब्द अलायंस ही है। तो इंडिया गठबंधन की आज 7वीं बैठक हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां पर कांग्रेस को पिछले 3 चुनाव की सबसे बड़ी सफलता मिली थी, उसके बाद इंडिया गठबंधन पहली बार बैठा है औपचारिक तौर पर। और यह बैठक भी इसलिए बुलाई गई क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार वेस्ट बंगाल से जा चुकी है। ममता बनर्जी अपना पूरा पावर जो वेस्ट बंगाल में उनके पास था उसे खो चुके हैं, इसलिए वो बड़ा आग्रह कर रही थी। खबर मेरे पास ये है कि वो बड़ा आग्रह कर रही थी और राहुल गांधी को भी ये लगता था कि एक ऐसी बदली हुई परिस्थितियां जिसके अंदर भारत का जो राजनीतिक नक्शा है वो बदल रहा है। राहुल गांधी भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसा अभी कर्नाटका में उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, कुछ और राज्यों के अंदर वो परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन आज हम आकलन करेंगे कि खुद कांग्रेस पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कितनी मजबूत हुई है, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने फिर से सत्ता पाई है 2024 के बाद, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की हालत खराब हुई है, और कौन से ऐसे 4 से 5 बड़े राज्य हैं वहां पर इंडिया गठबंधन इस वक्त ताकतवर है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि इंडिया गठबंधन जिसके साथ कई सारे राजनीतिक दल थे, 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल थे, आज 25 पार्टियों की ये बैठक हुई है। और 25 पार्टियों की इस बैठक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि डबल डिजिट में सिर्फ 4 पॉलिटिकल पार्टी थी, उनमें से एक डीएमके बाहर हो चुकी है। टीएमसी जिसके 29 सांसद थे उसमें से 20 के टूटने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा 37 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी अभी इंडिया अलायंस के अंदर है, और कांग्रेस जिसको 99 आए थे उसके भी 99 मेंबर पार्लियामेंट, और कांग्रेस तो लीड ही कर रही है इस बात को। तो ऐसे में डबल डिजिट वाली अब सिर्फ 2 ही पार्टियां बची है। टीएमसी बचेगी या नहीं, पूरे उसके सांसद, इस पर अभी भी सवाल है। लेकिन कौन सी फंडामेंटल दिक्कतें हैं जिसको इंडिया गठबंधन को दूर करना जरूरी है, और ऐसे एक वक्त में जहां पश्चिम बंगाल से लेकर असम और अगर हम सीधे उत्तर से लेकर दक्षिण और कच्छ से लेकर कोहिमा तक बात करें तो अब तक के सबसे मजबूत प्रदर्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस जो है, दक्षिण के अगर 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए, हिमाचल को छोड़ दिया जाए, पंजाब को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे राज्यों के अंदर एक एनडीए जो है बहुत ताकतवर स्थिति में है। तो इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा, इंडिया की क्या क्या कमजोरी है, इसको समझेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आज जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी तो ज्यादातर लोगों का ध्यान और टीएमसी का ध्यान तो इस तरफ था कि उसके कितने सांसद टूट के जा रहे हैं। एक तरफ टीएमसी के सांसद भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी के साथ मिल रहे थे, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी। यह भी अपने आप बताता है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों को आंतरिक तौर पर कितनी दिक्कत है। आज तमाम चीजों की बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर इंडिया गठबंधन को अभी सुधार करने की जरूरत है। तो आइए समझ लेते हैं कि 2024 के बाद आखिरकार इंडिया गठबंधन की आज तक बैठक हो क्यों नहीं भाई। सबसे बड़े दल के तौर पर ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक समय समय पर बुलाए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज तक इंडिया गठबंधन का कोई औपचारिक संयोजक ही नहीं बना। इसका कारण यह भी था कि इंडिया गठबंधन में आपस में सरफुटअव्वल चलती रहती थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद कहती थी कि मैं इंडिया गठबंधन की संयोजक बनने को राजी हूं और कोलकाता में रहते हुए ही दिल्ली में काम कर लूंगी। तो ममता बनर्जी का क्या ये दम्भ था और ये दम्भ अभी भी कायम रहेगा? मुझे लगता है ये दम्भ टूट गया है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के जो दूसरे संयोजक बनना चाहते थे वो नीतीश कुमार थे, लेकिन
लेकिन नीतीश कुमार को जब संयोजक नहीं बनाया गया, न ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, तो नीतीश कुमार एनडीए के पाले में चले गए और 2024 का चुनाव उन्होंने वहीं लड़ा। इसके बाद भी कांग्रेस ने इसकी कोई कोशिश नहीं की कि इसका कोई औपचारिक संयोजक चुना जाए। आज भी इस मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही जो है इसका कोई डंडा झंडा या एजेंडा इस तरह की कोई बात हुई, ना ही इसका कोई सेक्रेटरिएट है। पहले यह भी तय हुआ था कि इंडिया गठबंधन का सेक्रेटरिएट बनाया जाएगा, स्पोक्स पर्सन आएंगे, इंडिया गठबंधन के औपचारिक तौर पर स्पोक्स पर्सन तय होंगे। लेकिन हमने जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इसके बारे में सिर्फ बातें ही सुनी है। दूसरी बात, स्पष्ट नेतृत्व का अभाव। मैंने आपको साफ साफ बताया कि कैसे ममता बनर्जी खुद इसका नेता बनने की बात करती थी, नीतीश कुमार खुद चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का नेता उन्हें बना दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस को यह लगता था कि हम तो सबसे बड़ा दल हैं, इसीलिए अगर जिसको नेता माना उसकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हो जाएगी, दावेदारी हो जाएगी। और इंडिया गठबंधन में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी है। इसीलिए नेतृत्व को लेकर हमेशा खींचतान दिखाई दी। उधर अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की पैरवी जो है इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर किया करते थे और नीतीश कुमार को लेकर कई सारे लोगों के मन में डाउट था। बाद में वो एनडीए भी चले गए, भूलिए मत, ये इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने ही बनाया था। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो है सीट बंटवारे को लेकर विवाद। आपको पता है इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गठबंधन के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने राज्यों में कांग्रेस से सीधे सीधे लड़ाई लड़ती हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, सीधे सीधे लड़ाई अगर नहीं भी लड़ती है कुछ राज्यों के अंदर तो दोनों का जो बेस वोट बैंक है वो एक है। जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस का जो छिटका हुआ वोट है पिछले 3 दशकों का वो समाजवादी पार्टी में गया और उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी बनी। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस का वोट बैंक अपनी तरफ करके वो वेस्ट बंगाल के अंदर नेता बनी, तो वोट बैंक का आपस का टकराव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ये परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो राज्यों के अंदर जो है बीजेपी से कॉम्पीट नहीं करते। इसी के लिए जो है सीट बंटवारे को लेकर लगातार टकराव हुआ। वैसे तो मैं आपको कह दूं कि इंडिया गठबंधन दिल्ली और पंजाब के अंदर नहीं होगा, ये बात आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दी थी, लेकिन हरियाणा में भी उसने कांग्रेस से कहा कि भाई आइए आप हमको कुछ सीटें दे दीजिए, तो इंडिया गठबंधन का एक साझा जो है पूरी की पूरी साझा चुनाव लड़ लिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं दी। अब मध्य प्रदेश की बात कीजिए, अखिलेश यादव वहां पर विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या कह दिया, अखिलेश वखिलेश। और ऐसा ही हमने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर देखा। समाजवादी पार्टी मांगती रही, लेकिन जो गठबंधन था महाविकास अघाड़ी का, उसने समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये आपसी खींचतान चलती रहती है और राज्यों में अलग अलग रणनीति, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि राज्यों में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रणनीति अपनाती हैं। और इसके अलावा सहयोगी दलों के बीच अविश्वास। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि दोनों के बीच अविश्वास किस कदर चरम पर रहा है। अब कांग्रेस को यह लगता है कि दलित वोट मिला है उसके कारण, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि दलित वोट तो मेरे पीडीए के चलते मिला है। तो दोनों का वोट बैंक आपस में एक दूसरे से टकराता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, जो कि कांग्रेस के नेता थे, अगर इंडिया गठबंधन के साथी होते तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाती, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इन राज्यों के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बनने के बाद राज्य सरकारें बुरी तरीके से बाहर हो गई। तो इसमें कौन सा सबसे प्रमुख है? इसके अंदर इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर हुई। अब सिर्फ एक राज्य पंजाब में उसकी सरकार है। तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल से बाहर हो गई। डीएमके जो है तमिलनाडु से बाहर हो गई। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार वो महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हो गई।
वहां तो 2024 के चुनाव के पहले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कौन सा अगला राज्य है जहां पर ऐसा कुछ हुआ है? मैंने आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बताया, महाराष्ट्र के बारे में बताया, आपको बिहार के अंदर भी आप याद कीजिए, बिहार के अंदर जब अलायंस हुआ था तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए, तेजस्वी यादव की वो सरकार भी गिर गई। तो ओवरऑल स्थिति में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकारें ज्यादा राज्यों के अंदर नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ा अलायंस राज्य की सरकारों के हिसाब से है तो वो है कौन सा अलायंस? वो है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस। अब सबसे बड़ी बात क्या है? जो चार सबसे बड़े राज्य हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां से 80 सीटें आती हैं। इसके अलावा बिहार, जहां से 40 सीटें आती हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, जहां से 42 सीटें आती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, जहां से 48 सीटें आती हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु, जहां से 39 सीटें आती हैं। यहां पर हाल ही के कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन, जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। मैंने आपको 2024 के चुनाव से पहले महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी वो बाहर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। क्या उसकी वो रिपीट हो सकता है? मुझे इस बात की संभावना कम लगती है। और अभी तक जो है राज्यों के अंदर मुद्दों ने, लोकसभा चुनाव के मुद्दों ने शेप लेना शुरू नहीं किया है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, अभी भारत की राजनीति एक बहुत बड़े चर्निंग पॉइंट से गुजर रही है और इस चर्निंग पॉइंट जिसमें नए अलायंसेस बन सकते हैं, इन चर्निंग पॉइंट के बीच अभी जैसे केरलम के अंदर एक बड़ा अलायंस है, वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार है, वहां पर लेफ्ट तो है, लेकिन लेफ्ट के साथ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसी तरह वेस्ट बंगाल के अंदर लेफ्ट है, तृणमूल कांग्रेस है। अब मुझे पता नहीं कि 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या होगा। ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के साथ समझौता कर चुनाव लड़ेंगी? क्या वो लेफ्ट से भी समझौता कर लेंगी? लेफ्ट तो अब ये उम्मीद लगाए बैठे है कि तृणमूल कांग्रेस के बिखरे हुए वोट बैंक को वो अपने जनाधिकार की जो जनाधार है उसको बढ़ाने के लिए लगाए, तो सिचुएशन विकट होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छोटे राज्य जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री, वहां पर मात्र 2 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड के अंदर उनका जो है मुख्यमंत्री है इंडिया गठबंधन का, वहां पर भी बहुत कम लोकसभा की सीटें हैं। तो जो बड़े राज्य हैं जहां पर लोकसभा की सीटें हैं वहां पर इंडिया गठबंधन का जनाधार बेहद कमजोर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से उन्हें बड़ी सफलता मिली थी और अब 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के लोकसभा के विधानसभा के फिर से एक बार चुनाव होने वाले हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो चमत्कार 2024 में हुआ था वो 29 में हो सकता है? क्या 2022 में भी ऐसा हो सकता है जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे? इस पर हमारी नजर होगी। लेकिन मेरे हिसाब से 3 से 4 मुद्दे हैं जिस पर इंडिया गठबंधन को काम करना होगा। आज उन्होंने कहा कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि हर 2 महीने में एक बार इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इंडिया गठबंधन ने जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा भी मांगा है, क्योंकि नीट में जो हुआ, सीबीएसई के अंदर जो हुआ और जो पेपर लीक की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं वो साबित करती हैं। और मुझे लगता है कि ये एक जायज पॉलिटिकल डिमांड है जिसको इंडिया गठबंधन को जोर शोर से उठाना चाहिए। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का संकट है, इन तमाम मुद्दों पर भी समय समय उठाने पर बात हुई है और नेता आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को सबसे पहले तो अब चीजों को अपने फेवर में करने के लिए एक इसका संयोजक बनाया जाना चाहिए ताकि गठबंधन इफेक्टिवली चल पाए। अगर संयोजक नहीं भी बनता है तो कांग्रेस के नेताओं को, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो 2 महीने में जो बैठक की बात कही जा रही है उस बैठक को वो समय समय पर ठीक करते रहेंगे। अपने जो अलायंसेस है, जैसे आप देखिए एनडीए बिहार में 5 पार्टियां मिलकर लड़ी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ टव्वल महागठबंधन है उसके अंदर ज्यादा हुआ।
महागठबंधन में इस सिर फुटअव्वल को कैसे कम किया जाए, सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन आपस में सहयोगी दलों का क्या रुख अपनाए, इसको लेकर भी एक मैकेनिज्म तय करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इस अलायंस को अपने नेता को एक ऑल्टरनेट नेतृत्व देना है तो उन्हें यह भी साफ करना होगा समय से पहले। मैं ये नहीं कहता कि 3 साल पहले आप घोषणा कर दीजिए, लेकिन समय से कम 1 साल पहले यह घोषणा करनी होगी कि हमारा प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट ये है। आपको पता है आज किस तरह की परिस्थितियां हमको देखने को मिली। आज एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ टीएमसी के राज्यसभा के सबसे सीनियर नेता टीएमसी के शुभेंदु शेखर राय ने उपराष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब ये बैठक चल रही थी उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और बंगाल मामलों को देख रहे भूपेंद्र यादव हैं, उनके साथ टीएमसी के सांसदों की बैठक चल रही थी। तो अभी टीएमसी से जुड़ी हुई कई पार्टियों के लिए अभी की सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को उन्हें कांग्रेस को उन्हें वक्त देना होगा, सही समय का इंतजार करना होगा और तमाम मुद्दों पर बिल्कुल भी मतलब जिसको बोलते हैं ना, अब अगर इंडिया गठबंधन को 2029 के चुनाव के लिए तैयारी करनी है तो उसे 24/7 राजनीति करनी होगी। कम से कम जो प्रधानमंत्री पद का सपना पाले बैठे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, उनको ऐसा करना ही होगा कि राहुल गांधी आने वाले समय में अपनी पॉलिटिकल उनका एक्यूमेनशिप है या उनकी जो पॉलिटिकल पूंजी है उसको बढ़ाने के लिए नए सिरे से नए ढंग की राजनीति करते हैं। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल देखते रहिए, अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।